नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, कक्षा 6 की नई एनसीईआरटी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। इसके अंदर जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास की। कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। यह मैंने खुद से वादा किया है। अगर आपकी पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है तो जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है वो भी आप पॉसिबल कर लेते हो। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता का आरंभ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपके सीधे हृदय तक प्रवेश करती है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें आपका मोटिवेशन है और प्यार है वो मिलता रहे। तो ये कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो ये उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या अध्यापक मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, L1 या L2 की। और इसके अलावा जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो जिसके अंदर भारतीय इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या होती है? वर्तमान में हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। जैसे कि हमारी एक संस्कृति है, हमारा हमारी संस्कृति है, हमारे पास रहन सहन का हमारा एक तरीका है, हम एक भौगोलिक वातावरण में रहते हैं, और हम एक वेल तरीके से सभ्यता जो है वो प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। यानी मानव समाज ने क्या उन्नति की है, तो इसी सभ्यता को जो विकसित हुई हमारी आज से 4500 साल पूर्व, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे शासन और प्रशासन एक जटिल समाज के प्रबंधन के लिए, अगर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है इस सभ्यता में क्या शामिल? नगरीकरण हो गया, सुनियोजित नगर, जल प्रबंधन और निकास व्यवस्था। हमने बात पीछे भी की थी सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर आपने पीछे जो लेक्चर नहीं देखे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। व्यापार, वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए आंतरिक और बाहरी व्यापार, लेखन कला, अभिलेखों को रखने और संवाद के लिए, सांस्कृतिक विचार, कला, स्थापत्य और सामाजिक रीति रिवाज, कृषि उत्पादकता जो गांवों के साथ नगरों की भोजन उपलब्ध क्रास की। यानी शासन है, प्रशासन, सभी इसके अंदर नगरीकरण वगैरह आ गया। और किस प्रकार से जीवन यापन अपना करते हैं, कृषि की व्यवस्था। विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यताएं दी गई है, जैसे मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र और सिंधु सरस्वती की सभ्यता 3500 बीसीई और से 3000 बीसीई का जो समय मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी 2000 बीसीई तक रही। फिर 3000 से लेकर 1500 तक, और सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो 2500 यानी 2350 से लेकर ये 1500 1600 तक ये सभ्यता ये रही। अलग अलग दिनांक तारीख मिलती है, मतभेद हो सकता है दिनांक के अंदर। जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो वो है ऑथेंटिक है। तो लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ मेसोपोटामिया में, प्राचीन मिस्र की मेसोपोटामिया के कुछ शताब्दियों बाद। और सिंधु सरस्वती सभ्यता जो कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यानी 2600 से 1900 का जो समय था और 1900 से 1600 का जो समय था वो प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता, और ये जो 2600 से 1900 का समय है ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय है वो माना जाता है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सप्त सिंधु का प्रदेश, सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आप इस मानचित्र में देख सकते हो कि ये जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, इस क्षेत्र के अंदर जो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, ये पंचनद क्षेत्र बनाती है। और यहीं पे पंजाब और पाकिस्तान का सिंध प्रांत वगैरह यहाँ पे स्थित है। तो इस क्षेत्र के अंदर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हड़प्पा जो कि सबसे पहला खोजा गया स्थल यहीं पे विकसित हुई। तो ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के सिंचित विशाल मैदानों में विकसित हुई। यानी आज भी हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट है या बस्तियों का जो जमाव है वो उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो मनुष्य है उसका जो आरंभिक बसाव का स्थान रहा वो नदियों के किनारे ही रहा। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जो कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। और ये क्या है? मौसमी नदी। मौसमी नदी वे नदियाँ जो कि वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर
होती है। इसका घग्गर नाम है वर्तमान में लिया जाता है और हाकरा पाकिस्तान में इसका नाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हाकरा पाकिस्तान में इसका क्या नाम है, हाकरा के नाम से ये जानी जाती है। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। तो ये इस प्रकार से राजस्थान ज्योग्राफी में भी आपसे पूछा जा सकता है, जो विद्यार्थी आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इस सभ्यता का अन्य नाम है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि 1920-21 में सबसे पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया था, जिसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। भारत का पहला नगरीकरण भी इस विकास को कहा जाता है। सुनियोजित नगर एक अद्भुत इंजीनियरिंग, आप इस मैप में देख रहे हो कि किस प्रकार सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काट रही है पूरी अच्छी तरीके से, यानी 90 डिग्री के कोण पर ये सड़कें एक दूसरे को काटती थी। नगर के दो भाग थे, ऊपरी नगर दुर्ग और संभवतः जिसमें जो आमजन ने रहकर अभिजात वर्ग या शासक वर्ग रहा करता था, जो किलेबंदी से घेरा हुआ था। निचला नगर जहां लोग सामान्य लोग रहते थे, भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और रोचक बात यह थी कि बड़े और छोटे दोनों घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान आपको मिलती है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का जो महास्नानागार है, ये सबसे प्रसिद्ध और विशाल स्नानागार है। इसका जो आकार है वो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। निर्माण पक्की ईंटों से निर्मित है। जल रिसाव रोकने के लिए प्राकृतिक बिटुमिन डामर की परत है वो चढ़ाई गई थी। बिटुमिन एक कोयले का प्रकार है, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स, ठीक है। इसके चारों ओर छोटे कमरे थे, एक कमरे में कुआं मिला है और पानी निकालने के लिए एक नाली भी है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक स्नान के लिए भी किया जाता था। इसके आगे उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था और संरक्षण में अग्रणी। जल निकास प्रणाली, घरों के जो स्नानागार है सड़कों के नीचे बनी नालियों से जुड़े होते थे, यानी पानी है वो आजकल हम देखते हैं भारत में जिस प्रकार से गंदे पानी की जो निकासी है वो शहरों में काफ़ी खराब व्यवस्था होती है। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से ये सीख सकते हैं वर्तमान में कि हमें अपनी जो सड़कें हैं उनको साफ सुथरी रखनी चाहिए। जो जल का निस्तारण है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जो अपशिष्ट जल को बाहर निकाल ले जाती थी, जिस प्रकार से यहाँ पे नालियाँ दिखाई गई है। कुएं, मोहनजोदड़ो में लोगों के निजी घरों में ईंटों से बने कुएं होते थे। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 की संख्या में कुएं मिले हैं। धोलावीरा गुजरात में चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल जलाशय, जैसे यहाँ चित्र में देख पा रहे हो आप, जो आपके राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ जो चित्र है, यहाँ मिला सबसे बड़ा जलाशय 73 मीटर लंबा। यह कुशल जल संचयन और वितरण प्रणाली का प्रमाण है। यानी धोलावीरा जो है वो जल संरक्षण का क्या है, अच्छा उदाहरण है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न पीछे। हड़प्पा वासियों का भोजन, कृषि और आहार। हड़प्पावासी अपनी बस्तियां नदियों के किनारे बसाते थे ताकि भूमि उपजाऊ रहे। यहाँ मुख्य फसलें जौ, गेहूं, दलहन, बाजरा और कभी कभी वे धान जैसी फसलों को उगाते थे। वे कपास उगाने वाले विश्व के प्रथम लोगों में से थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बनाने के लिए करते थे। वे खेती के लिए हल का प्रयोग भी करते थे, यानी कपास भी उगाते थे। और पूरा पाषाण काल में उगाई जाती थी कपास, लेकिन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से भी कपास के प्रमाण है वो मिलते हैं, क्योंकि कपास तब तक मानव है वो उगाने लगा था। वे खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। और हड़प्पावासी है वो मिट्टी के हल का जो प्रतिरूप मिला है उससे पता चलता है कि लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, क्योंकि अभी तक लोहा जो है वो आया नहीं था प्रचलन में। दुग्ध उत्पादों, हल्दी, अदरक और केले के अवशेष भी मिले हैं उनके बर्तनों से वैज्ञानिक जांच में। इसके अलावा आगे है व्यापार वाणिज्य, एक सक्रिय व्यापारिक सभ्यता, यानी ये लोग व्यापार किया करते थे। नीचे आप जो चित्र देख पा रहे हो, ये जो लोथल का एक डॉक यार्ड का यानी एक बंदरगाह का क्षेत्र है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये यहाँ नावें एकत्रित या आकर खड़ी होती थी। इसमें कितनी सच्चाई है या प्रमाणिक बात है, यह तो खोज का विषय है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे व्यापार हुआ करता था, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निर्यात, आभूषण, विशेषकर कार्नेलियन के मन के लकड़ी, हाथी दांत के कंगे, कपास और खाद्य वस्तुएं निर्यात करते थे, यानी ये चीजें मंगवाते थे। कार्नेलियन जो है वो अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। और लकड़ी, हाथी दांत के कंगे, कपास और अन्य वस्तुएं जैसे तांबा है वो ओमान से और खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। लोथल गुजरात में एक विशाल गोदीबाड़ा बंदरगाह मिलता है, जो 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है। ये समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। पहचान की मुहरें, व्यापार और सब आपके प्रशासन के प्रतीक, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो तो इसके अंदर एक जानवर दिखाई दे रहा है जो कि आगे जिसके अंदर चर रहा है। एक ऐसा जो पशुओं के चरने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में भी। इसके अलावा ये एक कुबड़दार एक बैल है। इसके अलावा ये एक आगे और हिरण जैसा चित्र है वो दिखाया गया है। ये सेलकड़ी सेटेटाइट नामक मुलायम पत्थर से बनी
है और ये हजारों की संख्या में थी। यानी इसे गर्म करके कठोर बनाया जाता था, मुलायम पत्थर होता था। इन पर जानवरों जैसे एक श्रृंगी पशु है, बैल है और बाघ के चित्र और एक अबुझ लिपि के कुछ संकेत है। यानी ऐसी लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका, और ये किस ओर लिखी जाती थी, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनका मुख्य उपयोग संभवतः व्यापार में भेजे जाने वाला सामान को चिन्हित करना था, मुहरों का, ताकि जो पीछे हमने पढ़ा था चित्रांकन, इसका किया जाता था ताकि कोई सामान के छेड़छाड़ सामान के साथ नहीं हुई हो। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कला और शिल्प कौशल। धातु और मिट्टी के कलाकार हड़प्पावासी धातु कला में निपुण थे और तांबे में टीन मिलाकर वे कांस्य बनाते थे जो अधिक कठोर होता था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, यानी तांबे में टीन का मिश्रण करके कांसा बनाया जाता है। मोहनजोदड़ो में मिली है 10.8 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा उनकी उत्कृष्ट धातु ढलाई कला के प्रमाण G20 जो समिट हुआ था नई दिल्ली के अंदर, इसके अंदर यह प्रतिमा भी लगाई गई थी। सैलखड़ी से बनी यह मूर्तियां मूर्ति कला कौशल को दर्शाती है। मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में भी वे कुशल थे। यानी ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, यह एक पुरोहित या राजा की मूर्ति है जो कि उनके मूर्ति कला कौशल को है वो दर्शाती है। दैनिक जीवन की झलकियां। पुरातत्वविदों को ऐसी कुछ वस्तुएं मिली है जिनसे उनके जीवन का पता चलता है। जैसे सबसे पहले आप चित्र देख पा रहे हो, तो ये एक प्रकार का खेल है। जैसे खेल और मनोरंजन, खेल बोर्ड और मिट्टी की सीटियां मिली है, एक पहला और दूसरा आप चित्र देख रहे हो। वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए। कांस्य का दर्पण 3 नंबर चित्र है, ये कांस्य का दर्पण है। और मिट्टी के बर्तन खाना पकाने और भंडारण के लिए। पत्थर के बाट भी मिले हैं जो कि माप तोल के लिए मानकीकृत प्रणाली का प्रमाण हमको मिलते हैं तोलने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसके अंदर सभ्यता का पतन, एक युग का अंत। यानी 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस उन्नत सभ्यता का ह्रास हो गया, नगर खाली होने लगे। पतन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? युद्ध, आक्रमण का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जलवायु परिवर्तन भी एक मान सकते हैं कि 2200 ईसा पूर्व के आसपास वैश्विक जलवायु परिवर्तन से सूखा पड़ा जिसने कृषि को प्रभावित किया। नदियों का सूखना, ऐसा भी कहा जाता है सरस्वती नदी सूख गई, जिससे यहाँ पे प्रमुख कारण इसको एक माना जाता है, जिसे कालीबंगा जैसे नगर वीरान हो गए। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए, लेकिन संस्कृति और प्रौद्योगिकी काफी हद तक है वो बची रही। और ये जो सामान है यही बस हमारे लिए पीछे छोड़ गए वो हड़प्पावासी, ताकि हम इसको क्या कर सकें, इससे पता लगा सकें कि वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे। स्थायी विरासत और सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां। तो ये आपके यूपीएससी एग्जाम में, आरएस एग्जाम में आपको सीधा यूज कर सकते हो कि प्रमुख उपलब्धियां इस सभ्यता की क्या है। सुनियोजित नगर थे, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, उन्नत जल निकास प्रणाली, कुशल जल प्रबंधन, विशाल जलाशय और स्वच्छता पर ध्यान, सक्रिय व्यापार, आंतरिक और समुद्री मार्गों से व्यापार वाणिज्य किया जाता था। कला और शिल्प, मानकीकृत बाट, कांस्य की ढलाई और विशिष्ट मुहरें। यह सभ्यता समाप्त नहीं हुई बल्कि इसने भारतीय सभ्यता के अगले चरण की नींव रखी। और इस जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे किस प्रकार से सभ्यता है वो विकसित हुई, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये सभ्यता से संबंधित जो सिंधु सरस्वती सभ्यता जिन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, राजस्थान के जितने भी एग्जाम आरपीएससी के और केंद्र के जितने भी एग्जाम है सेंटर, सभी एग्जाम के लिए वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छा और क्वालिटी कंटेंट है वो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।